हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्ट्रीज ऑफ हिमालयस। मैं हूं आपका होस्ट दिव्यांश और मेरे साथ है अभय चौहान। हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक नया रहस्य, नया रोमांच लेकर आए हैं। तो आज जिस जगह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो, चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं और जो हमारे ट्रैकर्स लोग हैं उनको ज़रूर पता होगा इस जगह के बारे में। तो इस जगह को स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है और आई थिंक अब तो काफ़ी लोग आप समझ गए होंगे कि किस जगह की हम बात करने वाले हैं। और जो हमारे दोस्त लोग नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं एक बार बता दूं, जो जगह जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है रूपकुंड झील। तो ये जो झील है ये हमारे उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये झील है और वहाँ पर ये जो इसका मेन रहस्य रहता है वो रहता है कि सर्दियों के टाइम पे ये पूरी की पूरी बर्फ़ से ढकी रहती है और अगर आप जाएंगे वहाँ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, सुंदर बहुत वादियाँ रहती हैं। बट वहीं अगर आप गर्मियों के समय इस ट्रैक पे चले गए तो वहाँ पर आपको सिर्फ कंकाल ही कंकाल दिखते हैं। तो नर कंकाल जो ह्यूमन स्केलेटन्स हैं वहाँ पे मतलब हज़ारों की तादाद में आपको इस तालाब के चारों तरफ सिर्फ ह्यूमन स्केलेटन्स ही दिखेंगे और ये एक बहुत ही डरावना और रूह कांपने वाला जो नज़ारा है ये वैसा रहता है। तो बट इवेंचुअली देखिए, जो ये ट्रैक है ये हमारे जो रूपकुंड ट्रैक, ये हमारे ट्रैकर्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रैक सा रहता है। जैसे गोल्स रहते हैं लोगों के, तो वैसा सा इसका एक महत्व है हमारे उसमें। बाकी जो इसके जो कंकाल हैं उनका जो रहस्य ये हमारे रिसर्चर्स को भी आज तक परेशान कर रहा है कि ये कहाँ से आए हैं, ये कौन है, ये इस जगह पर क्यों है। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं आज क्या क्या हमारे लिए लेकर आए अभी इसमें। हाँ दिव्यांश, तो जैसे कि हम मानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड है वो लैंड ऑफ गॉड्स है। एब्सोल्युटली। तो हमारा जो रूपकुंड है और इसी के आसपास के जो काफ़ी सराउंडिंग के एरियाज हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे मिथिकल इवेंट्स हुए हैं और उनके ऊपर काफ़ी सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है वहाँ से। जैसे कि एक कहानियाँ ये है कि जो हमारा हिंदू स्क्रिप्चर है उसमें ये भी लिखा गया है कि जो वहाँ एक बेदनी कुंड है जो कि बेदनी बुग्याल में है, कि वहाँ पर हमारे चारों वेद लिखे गए थे। और ये भी कहा गया है कि जो माँ दुर्गा थी उन्होंने अपने काली के अवतार में वहाँ पर एक राक्षस महिषासुर को मारा था, जिससे वो जगह उन्होंने वहाँ पर पवित्र करी थी। और रही बात रूपकुंड की, तो जो हमारी देवी पार्वती थी उन्होंने जब राक्षसों के साथ युद्ध करा था उसके बाद उन्होंने अपने आप को पवित्र करने के लिए उस जगह पे उन्होंने अपने आप को पवित्र करना था। तो जो शिव भगवान थे उन्होंने वहाँ पर अपने त्रिशूल से एक तालाब बनाया और उस तालाब के पास पे एज अ रक्षक को खड़े हो गए ताकि उनकी वाइफ पार्वती देवी वो वहाँ पर स्नान कर सके। तो स्नान करने के बाद जब पार्वती देवी ने उस झील पे अपनी इमेज को देखा तो वो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी शांत थी। तो उसी कारण उस जगह का नाम, उस लेक का नाम रूपकुंड पड़ा गया। अच्छा, एक और मान्यता है कि वहाँ पर से कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था जसदेवल। वो और उनकी वाइफ और उनकी जो बाकी यात्रा थी, यात्रा में मतलब उनके जो भी राज्य के सैनिक हो गए और एंटरटेन करने वाले जो लोग होते हैं वो साथ में थे। तो वो वहाँ से यात्रा कर रहे थे ताकि उन्हें देवी नंदा देवी जी की ब्लेसिंग्स मिल सके। बट जो राजा थे वो अपने जो क्या बोलते हैं उनको, डांसर्स, जो उनके डांसर्स होते हैं पहले के टाइम पे तो लेकर चलते थे अपना एंटरटेनमेंट साथ में। सही में। तो वो उसमें इतना मदहोश हो गए कि उन्होंने वहाँ की जो एक शांत सराउंडिंग होता है, जो मतलब एक शांति होती है, वो भंग कर दी थी। तो जिसकी वजह से माना जाता है कि नंदा देवी काफी क्रोधित हो गई थी और उन्होंने उनके ऊपर जो स्नो स्टॉर्म बोलते हैं, जिसे हम हिल स्टॉर्म बोलते हैं, वो वहाँ पर करवा दिए थे, जिसकी वजह से जितने भी उनके सैनिक थे और वो सब वहीं पे मारे गए थे और वो उन्हीं के स्केलेटन्स उस झील में दिखाई देते हैं। ये तो मतलब काफ़ी एक्चुअल में ये काफ़ी एक्यूरेट भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इन स्केलेटन्स की तो सबसे पहले ये जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, ये डिस्कवर हुए थे 1942 में।
तो वो एक फॉरेस्ट रेंजर था। जब वो वहाँ पर पहाड़ों की रिसर्च वगैरह, पहले ये रहता था कि जो ये पूरा का पूरा इलाका था इसको मैप करा जाता था इन लोगों के द्वारा। तो इसके लिए लोगों को भेजते रहे, बड़ी बड़ी टीम्स जाती थी नए नए एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे ही किसी एक फॉरेस्ट रेंजर ने इस जगह को ढूंढा और यहाँ पे उसने ये कंकाल जब पाए, और कहा जाता है कि जिस समय उसने इन कंकालों को ढूंढा था तो उस समय पर इन कंकालों के ऊपर जो फ्लैश था, जो मांस था, वो अटैच्ड था, मतलब वो एकदम प्रिजर्व था। यहाँ की ठंडी और जो गर्म हवा थी उससे उसने उस फ्लैश को एकदम प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो इससे ये भी पता चलता है कि या तो यहाँ का एरिया इतना ठंडा है कि बहुत पुराना जो स्केलेटन है वो अब तक बचा हुआ है, या फिर ये बहुत ही फेयरली रीसेंट है। तो ये वही बहुत बहुत बड़ा रहस्य है इसमें भी कि ये जो रेंजर था उसको भी समझ में नहीं आया। तब से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्केलेटन लेक के नाम से इसको प्रसिद्ध कर दिया गया है। ये जो 5000 मीटर अबव सी लेवल वाला जो तालाब है रूपकुंड में, स्केलेटन लेक के नाम से ये अभी फेमस हो रखा है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि जो जापानीज वॉरियर्स थे वो जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, अच्छा। तो उसके बाद वो वहाँ से वो जगह से क्रॉस कर रहे थे, तो ये उनकी भी स्केलेटन्स हो सकते हैं कि उनकी सडनली कहीं पे कुछ कारण से मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्केलेटन्स भी बोले जाते हैं कि वो उनके स्केलेटन्स हैं वहाँ पर। नहीं, देखिए ये कहानियाँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट इवेंचुअली देखिए इसमें जो साइंस है उसका हमेशा एक अपना अलग एनालिटिकल टेक रहता है और उसके अपने सवाल रहते हैं, अपने जवाब रहते हैं। तो इसी कश्मकश में जो रिसर्चर्स हैं वो जो इन कंकालों के ओरिजिन की स्टोरी है उसको अनकवर करने में काफ़ी सालों से लगे हुए हैं। और इनके रहस्य, उनका कंफ्यूजन ये है कि क्या ये किसी बहुत पुराने बैटल का कारण है कि जिस वजह से यहाँ इतने कंकाल हैं और वो भी इतने अलग अलग जगह के, या फिर ये किसी ऐसे सोल, कोई रणभूमि थी यहाँ पर कुछ अपोकलिप्टिक इवेंट हुआ है या फिर कुछ केमिकल वॉरफेयर हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर जैसे अभी 2019 में जब थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी, ये डीएनए एनालिसिस और कार्बन डेटिंग वगैरह मॉडर्न टेक्निक्स जब आई, तब जो हमारे रिसर्चर्स थे उनको एक बहुत ही रोमांचक चीज़ पता चली कि ये जो सारे कंकाल हैं ये सारे के सारे ना तो किसी एक सिंगल ग्रुप ऑफ लोगों के हैं, ना ही एक सिंगल टाइम पीरियड के। मतलब कि ना तो ये सारे के सारे लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं और ना ही ये एक समय पर आए हैं। तो ऐसा पाया गया है कि कुछ जो कंकाल हैं वो 1200 साल पुराने हैं, कुछ कंकाल जो हैं वो 800 साल पुराने हैं। और इवन ये पाया गया है कि जब डीएनए जो एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि काफ़ी सारे तो साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री के लोग थे, काफ़ी सारे मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के लोग थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये मेडिटेरेनियन जो ओरिजिन के लोग थे, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी के आसपास रहते हैं लोग, तो ये लोग हिमालय में कर क्या रहे थे? और इसका जवाब ना तो अभी तक रिसर्चर्स को मिला है और ना हमें। तो ये एक बहुत कॉमन थ्योरी है कि कोई एक फ्रीक हेलस्टॉर्म, जैसा कि अभी अभी ने भी बताया कि ओलो की बारिश हुई थी, जो कुछ लोगों की मान्यता है कि भाई वो उन्होंने करवाई है, हाँ, और नंदा देवी जी ने करवाई है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बस ये एक रैंडम हेलस्टॉर्म रहा है। अब रोमांच की बात यह है कि जब इन कंकालों का ये एनालिसिस हुआ तो उन्होंने पाया कि उनके जो स्कल्स हैं उन पे ऐसे निशान हैं जो कि एकदम सिमिलर है किसी हेलस्टॉर्म विक्टिम के, कि जो ये जो गोले रहते हैं बर्फ के, जब ये सर पे गिरते हैं तो जो निशान बनते हैं बिल्कुल सिमिलर वो कंकालों पे पाए गए हैं। तो अब बस यही सवाल रह जाते हैं कि क्या ये सारे इवेंट्स अलग अलग टाइम पे एक ही जगह पर सारे लोग और सबके सब कंकाल, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। इसमें एक चीज़ और थी दिव्यांश, एक स्टोरी और थी इससे रिलेटेड। बताइए। जिसमें बोला गया था कि जो जनरल जोरावर सिंह थे जो कि कश्मीर के थे, वो और उनके जो साथी थे वो अपना रास्ता भटक गए थे और इसी रास्ते के बीच में कहीं पे वो सब मर गए थे। और क्योंकि उनको भी ऐसा बोला गया कि बहुत ही बैड वेदर था और हेल स्टॉर्म वगैरह आया गया था, तो वो पूरी जो उनकी ट्रूप थी, जो पूरी उनकी सेना थी, वो तिब्बत से वापस आ रही थी, बैटल ऑफ तिब्बत से, जो कि 1841 में हुआ था। ठीक है। और वो इसी
कारण मतलब जो ये हेल स्टॉर्म हुआ था सेम उनको भी यही हुआ था, वो गायब हो गए थे। तो माना जाता है कि ये उनके स्केलेटन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे रहस्य हैं कि कोई मतलब ये नहीं कह सकता कि ये स्केलेटन्स किसके और किस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने, क्योंकि जो साइंस है वो भी इसके कुछ रहस्यों पे से पर्दा उठा सकता है, बट अभी भी रूपकुंड ने अपने काफी सारे रहस्यों को छुपा के रखा हुआ है। अब सवाल फिर वही आ जाते हैं कि इतने डिफरेंट एंसेस्ट्री के लोग इस तालाब के पास क्यों चले आ रहे हैं? क्या ये कोई तीर्थ की जगह है? क्या ये कोई ट्रेडिंग रूट है? या फिर मतलब कुछ और ही है जो हम जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी। और मतलब जितनी भी ये रूह कपाने वाली चीज़ लगती है सुनने में, अभी भी जो ट्रैकर्स हैं हमारे वो रूपकुंड जाते हैं और वहाँ की सुंदरता और रहस्य दोनों का मज़ा उठाते हैं। वो आज भी जो ये सारी कंकाल और हड्डियां हैं इनके बीच में चलते हैं और अपनी जो खुद की कहानियां हैं वो इस लेजेंड में जोड़े जा रहे हैं बस। और ट्रैकर्स का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है यहाँ जाने का वो होता है हमारा मई, जून, अगस्त और मिड अक्टूबर के आसपास, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी थोड़ा सा ये साथ देता है लोगों का और काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं इस ट्रैक में आसपास। ये तो सही बात है। आप कभी गए हैं रूपकुंड? गए तो नहीं है, बट इस बार पूरी कोशिश रहेगी रूपकुंड जाने की। देखिए हम अपने दर्शकों को भी इसके लिए वो करेंगे कि आप लोग भी ज़रूर देखिए, अगर मौका मिले तो एक बार जाके देखिए, क्योंकि जो हम आपको चीज़ बता रहे हैं जितना भी हम अच्छे से आपको वो समझा पाएँ, बट जब आप एक बार जाके खुद से उस जगह को देखेंगे तो ही आप उसको महसूस कर पाएंगे सही में। एक्चुअल में आपको एक बार डेफिनेटली अगर मौका मिले तो आप सभी को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और इवेंचुअली मतलब देखा जाए तो रूपकुंड बहुत ज़्यादा ही एक जियोलॉजिकल वंडर है, आर्कियोलॉजिकल वंडर है, और बस हमें यही बताता है कि हम अपने पास्ट के सामने बहुत बहुत हमको कुछ भी नहीं पता उस बारे में अभी। हर जो कंकाल है, हर टूटी हड्डी जो है वो अपनी एक कहानी कहना चाहती है, बट पूरी कहानी नहीं है वो। और मे बी दैट इज व्हाट मतलब जो हमें रूपकुंड के बारे में आकर्षित करता है, मे बी यही वो चीज़ है जो सबको उसकी तरफ खींची चली ले जाती है। और एक और चीज़ रूपकुंड से आपको मैं बताना चाहूँगा जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड में हर 12 साल में एक यात्रा होती है जिसका नाम नंदा राजजात यात्रा वो बोलते हैं। वो हर 12 साल में एक मिस्टीरियस 4 सिंग वाला एक बकरी पैदा होती है और वो इस जगह पे आती है और यहाँ से वो गायब हो जाती है। ठीक है। तो इस यात्रा को इसलिए माना जाता है कि जब नंदा देवी अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही थी तो उनके साथ उनके जो मायके के लोग थे उनको छोड़ने जाते हैं यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद ये भी माना जाता है कि वो जो चौसिंगिया बकरा है वो एज अ फॉर्म ऑफ गॉड है। तो इसके ऊपर भी हम एक पूरा पॉडकास्ट जल्दी लेके आएंगे नंदा राजजात के ऊपर। और आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर 2026 में नंदा राजजात यात्रा होने वाली है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये एटलीस्ट 1 महीने का पूरा ट्रैक होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जाओ और एक बार ये देखो, क्योंकि 12 साल में एक बार होता है। पक्का हम काफी भीड़ होती है लोगों की वहाँ पर। हम डेफिनेटली मेक श्योर करेंगे कि हम अपने आने वाले एक पॉडकास्ट में इसे ज़रूर कवर करें और आपको प्रोत्साहित कर सकें इसके लिए। और डेफिनेटली हम आपके लिए ये जल्दी ही लेकर आएंगे इसके बारे में एक कहानी। तो बेसिकली जब हम इस स्केलेटन लेक की जो हमारा रूपकुंड है इसकी अगर हम मिस्ट्री को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहें तो इवेंचुअली बस एक ही सवाल आता है कि हम पहाड़ों को कितना ही जानते हैं और क्या ये हमें कभी कुछ और बता पाएंगे। तो बस अब वही है कि आप भी एक्सप्लोर करते रहिए। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड जॉइनिंग अस थ्रू दिस इंटरेस्टिंग डिस्कशन अराउंड द रूपकुंड मिस्ट्रीज। और जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी डेफिनेटली एक नए सफ़र के साथ। तो स्टे क्यूरियस एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हम आपके लिए एक नई कहानी जल्दी ही लेकर आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा।